हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 27 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 3 आर्टिकल लिए हैं। एक आर्टिकल प्रीवियस का है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, मैं उसका एक बार ओवरव्यू दूंगा आपको। पहला आर्टिकल बात करता है एंड्रॉयड फ़ोन किस तरीके से जो अर्थक्वेक्स आते हैं उनकी अलर्ट देने में मदद करता है। मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। ये जीएस पेपर 1 का जो अर्थक्वेक सेक्शन है वहाँ के लिए रेलेवेंट है। जीएस पेपर 3 में जो डिज़ास्टर से कनेक्टेड टॉपिक है ये वहाँ पे रेलेवेंट है। मैं आपको इसी में समझाऊंगा कैसे पीवाईक्यू में ये चीज़ पूछी गई थी। एक्सेलेरोमीटर से सवाल पूछा गया था। अगर आपको याद होगा तो रिसेंटली आई थिंक 23 में ही सवाल या 2023 में ही आया था, जहाँ पूछा गया था कि जो शेकिंग होती है, फिर पूछा गया था कि जो लैपटॉप गिरता है, फ़ोन का जो टिल्ट होता है वो कौन से मैकेनिज़्म से होता है। तो वो मैकेनिज़्म इसी से कनेक्टेड है, तो आपको समझ में आएगा ये आर्टिकल मैंने पिक क्यों किया है। और इससे कनेक्टेड और ब्रॉड नॉलेज दूंगा कौन कौन से डिफरेंट टाइप के सेंसर्स होते हैं मोबाइल में या अदर स्मार्ट डिवाइसेस में जिसका यूज़ होता है, और उससे कनेक्टेड क्या क्वेश्चंस उठ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक्सेलेरोमीटर पे आया है और ये जो आर्टिकल है ये एज इट इज़ एक्सेलेरोमीटर पे ही डिपेंडेंट आर्टिकल है। लेकिन हम यहीं तक सीमित नहीं होंगे, मैं आपको और बैरोमीटर समझाऊंगा, फिर मैं आपको गैरोस्कोप समझाऊंगा कैसे यूज़ होता है स्मार्टफोन में। एक ब्रॉडर ओवरव्यू दूंगा इन शॉर्ट आपको। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया मालदीव रिलेशन का जो रीसेट हुआ है अभी कल 26 जुलाई को मालदीव का इंडिपेंडेंस डे था, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट थी, वो एज अ चीफ गेस्ट पहुंचे हुए थे वहाँ पे। तो अब ये चीज़ देखने को मिल रही है कि क्या दोबारा, क्या नहीं बल्कि दोनों देशों का रिलेशन दोबारा रिवाइव हो रहा है। अगेन मैं आपको इसमें पॉलिटिकल चीज़ों पे लेके नहीं जाऊँगा, मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहले मालदीव एग्जिस्ट क्या हुआ। ठीक है, मालदीव का इंडिपेंडेंस अगर 26 जुलाई को हो रहा है तो क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या हुआ था 26 जुलाई को, मैं आपको वो बताऊंगा एक बार। फिर मैं आपको समझाऊंगा क्यों मालदीव इतना रिलेवेंट है मैप से कनेक्ट करके। उसके बाद समझाऊंगा क्या स्ट्रेंस आए थे, फिर इंडिया ने किस चीज़ से अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके इस चीज़ को दोबारा रिवाइव किया है। आज के इस कंप्लीट मल्टीपोलर वर्ल्ड में जहाँ पे हर एक कंट्री बायलैटरल रिलेशंस बना रही हैं एक दूसरे के साथ, और जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है जैसे यूनाइटेड नेशन हो गए उनकी वैल्यू ख़त्म हो रही है, तो उसमें किस तरीके से इंडिया एक बीम ऑफ होप की तरीके से काम कर रहा है। तो ये चीज़ एक ब्रॉडर लेवल पे, ना केवल आपका जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलेवेंट है, बल्कि जो आपका जीएस पेपर 4 एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है वहाँ पे भी ये चीज़ आप कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। आपका थर्ड आर्टिकल बात करता है जो रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस हुई है, ये उसके ऊपर बात करता है। जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी है, उससे कनेक्टेड टॉपिक है ये। उसी से कनेक्टेड जीएस 2 पेपर 3 नहीं, इट इज़ जीएस, इट इज़ नॉट 2, राइट इट ओवर जीएस। जीएस पेपर 3 में जो इंटरनल सिक्योरिटी उसमें 2021 में सवाल आया हुआ था। सवाल क्या था, एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोस्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट। तो मैं आपको समझाऊंगा कि इस आर्टिकल के की पॉइंट्स को कैसे आप इस क्वेश्चन में डाल के यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन दिस आर्टिकल। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर पूरे इसी आर्टिकल के पॉइंट्स को उठा उठा के दूंगा। तब से आपको एक उससे ना एक आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आपको समझना कैसे है आर्टिकल को। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आज के आर्टिकल में आपको बहुत ब्रॉड और बहुत ही होलिस्टिक फॉर्म में आइडिया लगेगा हर चीज़ के ऊपर। फिर निसार बेनिफिट्स बताऊंगा। निसार क्या था, मैंने आपको बताया नासा और इसरो के बीच जो टाई हुआ जिसमें एक सैटेलाइट भेजी गई। सैटेलाइट में 2 बैंड्स थे, आपको याद होगा, एल बैंड, एस बैंड। मैं आपको सब समझाऊंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैं आपको एक ओवरऑल एक बोलते हैं ना ओवरव्यू दे दूंगा जिससे आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। देखिए, डेली जो न्यूज़पेपर होते हैं ऐसा नहीं होता है कि न्यूज़पेपर में 15 अगर आर्टिकल्स है तो 15 डिफरेंट आर्टिकल्स होंगे, नहीं। जो डेली आर्टिकल्स होते हैं उस आर्टिकल में रिपीटेटिव मोड पे प्रीवियस वाली चीज़ें ही कन्फाइंड होके आती हैं। मतलब आज अगर एक टॉपिक चल रहा है, लेट्स से मालदीव रिलेशन, तो अगले 10 दिन तक आप मालदीव रिलेशन पे अलग अलग ऑथर का ओपिनियन देखोगे, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया मालदीव का रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट्स ऑल। तो आप जो अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हिंदू को पढ़ना कैसे, इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ना कैसे, तरीका सिंपल है, आप उसका फ्रेमवर्क बनाइए। हमेशा ध्यान रखिए कि आप एक एडिटर नहीं बनने जा रहे हैं। आपका सिंपल बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आप आर्टिकल में से कैसे की पॉइंट्स अपने आंसर राइटिंग के लिए निकाल पा रहे हो। प्रीलिम्स के लिए तो कभी आप, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप पॉइंट्स निकाल लो और वही प्रीलिम्स में आ जाए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कीप इट वेरी क्लियर, ये आप पढ़ रहे हो यूपीएससी मेंस के लिए, क्योंकि जो प्रीलिम्स होता है वो हमेशा स्टैटिक पे पूछा जाता है। पिछले 15 साल का मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ,
एक दो क्वेश्चन या पूरे साल भर में एक दो चीज़ें होती हैं जो एकदम रिसेंटली वाली पूछी जाती हैं, लेकिन उससे भी स्टैटिक कनेक्ट कर दिया जाता है। आपको याद होगा चेस वर्ल्ड कप के ऊपर पूछा गया था, उन्होंने रिसेंट पूछा लेकिन चेस वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया पास से उन्होंने, स्टैटिक पोर्शन आ ही जाता है। तो मेन प्रीलिम्स का आपका जो पूरा फोकस एरिया होना चाहिए वो है स्टैटिक। स्टैटिक को कितने अच्छे से आप करंट से कनेक्ट कर पा रहे हो, दैट इज इट। तो ये जो पहला आर्टिकल है उसी के ऊपर डिस्कस करता है। इस पूरे आर्टिकल के बाद आपको लिंक में इसका आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड किया था, बट आई फील रोज रोज लिंक प्रोवाइड करना, नंबर डालना, आई डोंट थिंक इट वुड बी फीजिबल फॉर यू कि आप डेली लिंक डालो, नंबर डालो। उससे बेटर ये है कि आप चुपचाप एग्जाम बैटल ऐप को डाउनलोड करिए। आप एग्जाम बैटल टाइप करेंगे, ऐसा आपको लोगो दिखेगा, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करेंगे, फिर वहाँ पे आप देखिए, अगेन इस कोर्स पे आपको एक बार पढ़िए, अगर आपको समझ में आता है कि आपको इसकी नीड है, देन ओनली, इट इज़ नॉट समथिंग कि मैं इस चीज़ को वो कर रहा हूँ कि नहीं आपको लेना ही लेना है। आप अपनी यूज़ को देखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, देन लेट इट बी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस 3 ऑप्शन पे, तो आपको यहाँ पे फ्री मटेरियल दिखेगा, इस पर क्लिक करिएगा तो आपको वहाँ पे फ्री टेस्ट ऑप्शन आएगा। टेस्ट में आप देखिएगा डेली टेस्ट नाम से एक फोल्डर होगा, उसमें आप देखेंगे आज 27 जुलाई का आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो अगर आप ये आप डाउनलोड रखेंगे डेली, इसमें मैं अपडेट करवा दूंगा। इससे आपको न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर इन द सेंस इस पूरी समरी को देखिए, और समरी देखने के बाद आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं पूरा का पूरा पेपर, ठीक है। अगेन ये जो कोर्स आपको बता रहा था, दिस कोर्स इज ऑन PYQ टेस्ट सीरीज, मतलब 2012 से 2025 कि जितने भी PYQs हैं वो सेक्शनल और माइक्रो सिलेबस से मैंने कवर करने की कोशिश किया, कवर किया है कंप्लीटली। आप इसकी एक बार सैम्पल फाइल डाउनलोड करिएगा, देखिएगा आपको कैसा लग रहा है एक्चुअली में, ठीक है। अभी तक मैंने इस चीज़ को यूट्यूब पे डिस्कस नहीं किया था, रीज़न बीइंग कि आई वांट यू कि आप मेन फोकस पहले पेपर पे रखिए, ठीक है, न्यूज़पेपर से कैसे कनेक्ट करना है, उसके बाद आप PYQs पे आइए, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। विदाउट PYQ अगर आप सोच रहे हैं बेटा कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा, तो अगेन ये सिर्फ एक आप होप दे रहे हैं अपने आप को, जो कि बोलते हैं ना तब तक रहेगी जब तक आप पेपर में नहीं बैठो, क्योंकि हर एक टेस्ट सीरीज जो कोचिंग की होती है वो अपने पैटर्न पे बनाए होते हैं। वहाँ पे एक बोलते हैं ना, इफ़ यू वुड हैव सीन कि जो टेस्ट सीरीज बनती है कोचिंग में, उनका ऑब्जेक्टिव आई हैव सीन कि कौन कितना हार्ड बना सकता है। हार्ड बनाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि UPSC का पैटर्न ये है कि किस तरीके से आप लॉजिक डाल रहे हो, तो इतनी हार्डनेस हो जाती है बच्चा कर ही नहीं पाता है, तो डीमोरलाइज हो जाता है। तो बेटर है स्टिक विद PYQ, स्टिक विद सिलेबस, ये दो ही चीज आपके लिए एक होली डॉक्यूमेंट है इस पेपर में, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल बात करता है जो एंड्रॉयड फोन किस तरीके से ग्लोबल अर्थक्वेक अलर्ट्स को देते हैं। अगेन ये आर्टिकल कम है, बल्कि ये डेटा है पूरा जो इसमें डिस्कस किया गया। 21 से 24 की जो डेटा है वो डिस्कस हुए हैं। गूगल ने एक साथ मिलके जो कोऑपरेशन किया था बर्कली के साथ, रिलीज की अपनी कंप्लीट परफॉर्मेंस, जिसमें बताया गया जो एंड्रॉयड है उसका अर्थक्वेक सिस्टम या अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम किस तरीके से 98 कंट्रीज में एक्टिव है। अब इसके हाइलाइट्स क्या हैं? जो फ़ोन होता है वो एक तरीके से अर्थक्वेक सेंसर की तरीके से काम करता है। फ़ोन के अंदर एक इनबिल्ट डिवाइस होती है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सेलेरोमीटर। मैं आपको अभी ये भी समझाऊंगा क्या होता है एक्सेलेरोमीटर, बट जो उसके अंदर डिवाइस होता है वो डिटेक्ट करता है पी वेव्स को। अब आपको पता होगा अर्थक्वेक जब होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक होता है एपीसेंटर जहाँ से रिलीज होता है। सबसे पहली होती है पी वेव्स। जो पी वेव्स होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम से वो पास हो जाती हैं, लेकिन एस वेव्स जो होती हैं वो ऐसा नहीं कर पाती हैं। इसी से कनेक्टेड सवाल भी पूछा गया था, आपको ये चीज़ दिमाग में पढ़नी होगी, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो 21 से 24 के बीच में टोटल 11,000 अप्रॉक्सीमेट अलर्ट्स इशू हुए थे। अब फोन में कैसे, मान लो एंड्रॉइड फोन आपके सामने है, अचानक से उस पर अलर्ट आया भाई अर्थक्वेक आ रहा है इतने रेक्टर का, तो आपका तुरंत का तुरंत एक्टिवेट हो जाओगे। तो ये चीज़ जो है ये डेटा बता रहा है कि टर्की, सीरिया में जो अर्थक्वेक्स हुए थे उसको कहीं ना कहीं अलर्ट दिया था। ये 10 to 16 सेकेंड एडवांस में ये वार्निंग दे देता है। अगर जो बोलते हैं ना, अगर एस वेव्स बहुत ही स्ट्रांगली, एस वेव्स क्या है, एस वेव्स मतलब जो सॉलिड मीडियम से जाती हैं, सेकेंडरी वेव्स जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो जो एस वेव्स होती हैं इतनी स्ट्रांग होती हैं कि फोन का सेंसर डायरेक्ट कर लेता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंप्लीटली 79 करोड़ अलर्ट्स इसने दिए हैं। ये अगेन एक बार आप पढ़ लोगे, 2 टाइप्स के अलर्ट होते हैं। जब लाइट शेकिंग होती है तो उसे, लाइट शेकिंग मतलब बहुत हल्के तरीके से वाइब्रेशन होता है, तो बीवेयर वाला होता है। फिर अगर स्ट्रॉन्ग शेकिंग हो रही है तो लाउड एक वार्निंग आती है जिसमें बोलते हैं टेक एक्शन, मतलब आपको भागना होगा। तो आपका जो एंड्रॉइड फोन है उसके अंदर बिल्ट इन एक्सेलेरोमीटर है जो बताता है आपको, ठीक है। अगेन अर्थक्वेक आएगा तभी बताएगा वो, लेकिन उसके अंदर एक चीज़, कुछ चैलेंजेस भी आए हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इस आर्टिकल पे बात कर रहा हूँ। चैलेंजेस ये देखा गया कि अलर्ट कहीं कहीं बहुत ही लेट आ रहे हैं,
कंपेयर टू अगर इंसिडेंट हो रहा है अभी, मान लेते से कि अभी बज रहे हैं आपके 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे इंसिडेंट हुआ है तो अलर्ट आ रहा है 6:10 पे, तो कहीं ना कहीं लेट रिस्पॉन्स देखा गया, जो एक चैलेंज होता है। भैया इंसान को तो पता ही चल जा रहा है, तो फ़ोन को बाद में पता लग रहा है तो क्या ही है, ठीक। और इससे एक और चीज़ देखी गई है, कभी कभी क्या होता है, अगर कोई हरिकेन्स आता है, फ़ोन में वाइब्रेशन भी जब कभी होता है तो एक फॉल्स पॉजिटिव साइन दे देता है। अभी आपको मैं समझाऊंगा कैसे टेक गलत तरीके से या फिर एक फॉल्स रिस्पॉन्स देती है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरोमीटर उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। चलो अब मैं आपको समझा देता हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एक्सेलरोमीटर। एक्सेलरोमीटर आप नोटिस करेंगे, आप नेट पे डालिएगा, ऐसे एक्सेलरोमीटर लिखिए, आप देखिए छोटी सी डिवाइस होगी, ऐसे 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 उसमें ऐसे तार निकले होंगे। अब ये करता क्या है, ये फ़ोन के अंदर एक हल्की सी गैजेट होता है, जो आपके फ़ोन में मूवमेंट होता है शेकिंग होती है, ये उसको क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है बेसिक लेवल पे। इस एक्सेलरोमीटर के अंदर बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। जब आप अपने फ़ोन, मान लो आपका फ़ोन ये है, आपने अपने फ़ोन को दूसरे डायरेक्शन में टिल्ट किया, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जब इस डायरेक्शन में आप टिल्ट करोगे तो टिल्ट करने से इस जो एक्सेलरोमीटर है इसके अंदर के टाइनी पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में टिल्ट होते हैं, तो उस एक्सेलरोमीटर को पता चल जाता है अच्छा मूवमेंट हो रहा है, तो उसी के साथ वो सिग्नल सेंसर भेज देता है, बाकी जितने भी सेंसर्स लगे होते हैं। तभी आप नोटिस करोगे जैसे ही आपने और रोटेशन मोड ऑन करते हो तुरंत का तुरंत आपकी स्क्रीन भी वैसे टिल्ट हो जाती है, राइट। तो उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन कहीं ना कहीं क्या है, एक्सेलरोमीटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। आप नोटिस किए होंगे कि जब कभी लैपटॉप में लगा होता है यही सेम चीज़, मतलब बहुत सारी जगहों पे एक्सेलरोमीटर का यूज़ होता है, वही चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। फ़ोन शेक कर रहा है, मूव कर रहा है, बहुत ही बोलते हैं ना टिल्टिंग हो रही है, फॉलिंग हो रहा है, स्टे मतलब या फिर स्टिल पड़ा हुआ है फ़ोन, तो अब एक चीज़ समझिए, जो एक्सेलरोमीटर है अर्थक्वेक डिटेक्ट करने के लिए, उसका यूज़ तब होता है जब फ़ोन आपका कहीं पे रखा हो। अगर आपने अपना फ़ोन अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या एक्सेलरोमीटर वर्क करेगा, अर्थक्वेक आएगा? आंसर इज़ नो। अगर एक्सेलरोमीटर का आपको प्रॉपर यूज़ देखना है, अगर एक्सेलरोमीटर को वर्क करना है, तो पहले फ़ोन को आप अपने कहीं बोलते हैं ना किसी सॉलिड मीडियम पे रखिए, बेड पे, टेबल पे, चेयर पे, जहाँ पे वाइब्रेशन सेंसेशन हो, उसी के बाद वो चीज़ डिटेक्ट कर पाएगा। नहीं तो जनरली क्या होता है, हमारे बॉडी के मूवमेंट को ही मिस इंटरप्रेट कर सकता है कि अर्थक्वेक है, राइट। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं, टेक एडवांस तो हुआ है, लेकिन अभी भी हमारा टेक इतना एडवांस नहीं है कि डिटेक्ट कर पाए ये बॉडी मूवमेंट हो रहा है या फिर ये अर्थक्वेक का मूवमेंट हो रहा है। उसको एक कंप्लीट स्टैटिक प्लेस चाहिए, सरफेस चाहिए, जहां पे वो वर्क कर सके अच्छी तरीके से। अब देखिए पॉइंट तो एक्सेलरोमीटर का हो गया, अब और कौन कौन से डिवाइस या फिर और कौन कौन से एक तरीके सेंसर लगे होते हैं फ़ोन के अंदर, मैं बताता हूँ। एक तो एक्सेलरोमीटर हो गया, आपको बता दिया। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है गायरोस्कोप। अब गायरोस्कोप क्या होता है, गायरोस्कोप मतलब आप देखिए जैसे आप गेमिंग करते हो 360 डिग्री में, ठीक है, तो गेमिंग के लिए कहीं ना कहीं गायरोस्कोप का यूज़ होता है। आप एक बार नेट पे डालिएगा गायरोस्कोप यूज़, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा। कंपस में इसमें मैग्नेटोमीटर लगा होता है, ठीक है, अगेन मैं नाम ले ले रहा हूँ, कंपस तो है ये। तो ये क्या डिटेक्ट करता है, फ़ोन के अंदर लगा होता है, जब आप रखते हो कभी टेबल पे तो दिखाता है नॉर्थ की तरफ डिटेक्ट होता है। जीपीएस के लिए सेंसर लगा होता है, लाइट सेंसर लगा होता है, बैरोमीटर लगा होता है। बैरोमीटर का यूज़ क्या होता है, आप नोटिस किए होंगे कि जब कभी आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंज होता है, कभी आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो प्रेशर बताने लगता है, भैया प्रेशर इतना है। वो क्यों बता पा रहा है मोबाइल, उसके पीछे बैरोमीटर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि बैरोमीटर तुरंत डिटेक्ट करता है, अरे भैया बाहर ज़्यादा हो रहा है, अब थोड़ा संभाल के चलो। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, बैरोमीटर की वजह से हो रहा है। तो बैरोमीटर आपको दिमाग में रखना होगा और गैरोस्कोप दिमाग में रखना होगा, और फिर साथ ही साथ मैग्नेटोमीटर तो आप नॉर्मल इजी है बता ही सकते हो, ठीक है। लेकिन अक्सर क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, तो या तो गायरोस्कोप से पूछेंगे, बैरोमीटर से पूछेंगे। आप सोच रहे होंगे सर सेंसर क्यों आपने डाला, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 इज एग्जांपल। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड। अब देखिए ये तो आपको लग रहा है सर ये तो साइंस का एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, लेकिन आप ध्यान रखो ये तो करंट में आया सवाल। आप देख रहे हैं आर्टिकल तो करंट का है, लेकिन मैंने क्यों अब आर्टिकल ऑप्ट किया, ये आर्टिकल पूरा डेटा के ऊपर था, लेकिन मैंने फिर भी उससे सिर्फ एक स्टैटिक पोर्शन उठाया, वो है एक्सेलरोमीटर। और एक्सेलरोमीटर की पूरी लेंथ और ब्रेथ मैंने आपको समझा दी कंप्लीटली, केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को ले रख के, ठीक है। मैं 10 आर्टिकल नहीं रखता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है अगर मैं जो भी आर्टिकल लूँ उसकी रेलेवेंस पीवाईक्यू और सिलेबस से मैं बता सकूँ आपको, दैट इज़ माय ओनली ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप देखिए इन्होंने किया गया, एक्सेलरोमीटर तो डाला है, लेकिन उसके एप्लीकेशन बेस्ड जो पॉइंट्स डाले हैं आप उसको समझिए। डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट्स इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स, मतलब जब एयरबैग्स लगे होते हैं, जब कभी कोई कार टकराती है किसी हार्ड सरफेस से, तब वो
कौन सा मैकेनिज्म या कौन सा सेंसर यूज करती है, तो एक्सेलरोमीटर का यूज करती है। तो आप देख रहे हैं एक्सेलरोमीटर कहाँ पे यूज हुआ, मोबाइल में भी यूज हो रहा है, कार में भी यूज हो रहा है। फिर देखो डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। अब जो हार्ड ड्राइव होती है क्या होती है, एक तरीके से आप समझिए जहां पे आपकी मेमोरी स्टोर्ड हो रखी है, तो जो हार्ड ड्राइव होती है ऑफ हो जाती है तुरंत। क्यों? क्योंकि उसमें कोई क्रैशेस ना हो। कैसे काम करता है? एक्सेलरोमीटर से काम करता है। जो टिल्ट होता है स्मार्टफोन में वो कैसे हो जाता है? इट इज बिकॉज ऑफ एक्सेलरोमीटर। तो ये सारी क्या है, ये फंक्शंस हैं एक्सेलरोमीटर के। तो आपको नहीं लगता कि 26 में आपसे सवाल पूछ लेंगे बैरोमीटर का यूज बताइए और 3-4 आपसे यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, है कि नहीं? सो दिस इज वाई आई हैव टेकन दिस आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया मालदीव रिलेशन पे, जो रीसेट हुए हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलेवेंट है। आपने नोटिस किया होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 2 डे विजिट हुई थी मालदीव में 25 और 26, जो कि एक डिप्लोमेटिक रीसेट कहा गया इंडिया और मालदीव के टाइज के बीच में। स्पेशली जो बीच में टेंशंस हो गए थे जब मोहम्मद मुइजू 23 में इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कहा था, मतलब ये जो बंदे हैं जब इलेक्ट हुए थे तो इनकी कैंपेन क्या थी, इंडिया आउट कैंपेन का सहारा लेकर के ये इलेक्ट हुए थे, ठीक है। इन्होंने कहा था हम इंडिया को पूरी तरीके से बाहर निकाल देंगे, हम पूरी यहाँ पे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है इंडिया की वो पूरी तरीके से हटा देंगे, ये सारे रीजंस थे। तो इंडिया कहीं ना कहीं उस चीज़ से कंसर्न्ड भी था और इवेंचुअली हुआ भी यही। जैसे ही ये आए, इन्होंने जितनी भी इंडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे, ऑल्दो हमारा पर्पस कभी भी मिलिट्री नहीं था वहाँ पे, हम जो हमारे कोस्ट गार्ड के अगर कुछ शिप्स थे भी वहाँ पे तो उसका ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग पर्पस था, बट इन्होंने खुद का अपना बोलते हैं ना कैंपेन को फुलफिल करने का ना, सारे के सारे हटो यहाँ से। तो इससे आपने देखा भी होगा काफ़ी ज़्यादा एक बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा इंडिया जो डैस्पोरा था उसमें ये चीज़ बहुत देखने को मिली थी कि टूरिज्म सेक्टर जो कि इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडिया पे मालदीव का, वो बहुत इन्वर्सली इम्पैक्ट हुआ। तो फाइनली ही रियलाइज़ कि भैया कोई दिक्कत होगी तो चाइना नहीं खड़ा होने वाला, अगर कोई इंसान खड़ा है वो कौन है, इंडिया ही है, बगल का साथी। अगर इसको साथ नहीं लिया तब तो सब छूट जाएगा, चाइना उतनी दूर से हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे आकर के, ठीक है। तो इस वजह से ही रियलाइज दिस एंड ही वेंट बैक टू हिज प्रीवियस स्टे। उन्होंने कहा नहीं हमें ये नहीं करना होगा, ये जो इंडिया आउट नैरेटिव है इट इज़ नॉट समथिंग जो हमारी इकोनॉमी के लिए सही होगी। और इसी वजह से इन्होंने दोबारा इस रीसेट करने के लिए एक अच्छा मौका देखा कि भैया आप मोदी जी को बुलाओ, दोबारा से हम इस चीज़ को करते हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर उनको प्रॉपरली दिया गया। अब ये प्रॉपर तरीके से दोबारा मीटिंग हो रही है मालदीवियन लीडर्स में, इंडियंस में, ताकि एक अच्छे से हम MOUs या एग्रीमेंट साइन करें। और साइन करने में मेन चीज़ क्या है कि जो एक नई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिल्डिंग हुई है, वो एक बनी है, वहाँ पे एक बिल्डिंग बनी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, उसमें इंडिया का सपोर्ट मिला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही पॉजिटिव मूव है। देखो हमेशा क्या होता है कि आपने किसी को 10 रुपये दिया और 10 रुपये दे करके आपने कहा भैया चलो कल हमें दे देना वापस, तो कल आपने अगर 10 रुपये उस इंसान ने आपको वापस कर दिए तो इट इज़ लाइक दोनों इक्वल टू हो गया। लेकिन अगर आपने किसी को जा करके 10 रुपये का खाना खिला दिया और फिर आपने कहा चलो भैया कोई बात नहीं आप भूखे हो खा लो, तो ये पता है क्या होता है, ये सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत ही ज़्यादा डीपली इंसान पॉजिटिव हो जाता है, यार ही हैज़ हेल्प मी। तो इंडिया कहीं ना कहीं वही सेम चीज़ कर रहा है। आपने नोटिस किया होगा जो ट्रिनिडैड एंड टोबैगो था वहाँ पे क्या किया, इन दोनों कंट्रीज़ को अपने कोलिशन का हिस्सा बनाया। कोलिशन कौन सा? कोलिशन ऑफ डिजास्टर रिजिलियंट जो टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका हिस्सा बनाने से क्या हुआ, इन दोनों कंट्रीज़ को अब सपोर्ट मिलेगा, R&D मिलेगा, किसका? ऐसी टेक या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जो डिजास्टर को झेल सके। फिर यही सेम चीज़ हमने नमीबिया में भी की। नमीबिया में आपने नोटिस किया वो चीता प्रोजेक्ट जो था वो क्या था, कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट पावर का यूज़ था। यही सेम चीज़ चाइना भी यूज़ करता है। चाइना अक्सर क्या करता है, कहता है कोई नहीं हम आपके सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एजुकेशन में डालेंगे, हम आपके हेल्थ में डालेंगे, इधर डालेंगे उधर डालेंगे, मतलब आपका पूरा सोशल सेक्टर पे उसका फोकस रहता है। सो दिस इज व्हाट वी से कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉफ्ट पावर का यूज़ करना। सेम इंडिया भी कर रहा है वही कहीं ना कहीं, और ये ज़रूरी भी है। करेंटली मल्टी पोलैरिटी अगर देखा जाए तो अमेरिका का सिचुएशन ये हो रखी है कि अमेरिका पूरी तरीके से अनसर्टेन पार्टनर हो रखा है। हम एक बार को चाइना पे थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते, लेकिन अमेरिका का ऐसा हो गया है कि इट इज़ प्लेइंग इट्स ओन मूव। डोनाल्ड ट्रम्प कभी कहते हैं हम 100% टैरिफ लगा दें, कभी कहते हैं 500 लगा दें, कभी ऐसा कभी वैसा। वो बंदा खुद ही अपनी बातों पे स्थिर नहीं है। जिस इंसान ने उसको इलेक्शन जितवाया, इलॉन मस्क, अब आपको लगता है सर ऐसा कैसे? रियलिटी फंडिंग, इतनी जो फंडिंग मिलती है कैसे मिलती है? इलॉन मस्क ने कितना ज़्यादा अपनी फंडिंग लगाई थी, लेकिन फाइनली व्हाट ही डिड,
डोनाल्ड ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल लेके आ गया। उसमें क्या कहा, उसने कहा कि भाई साहब जितने भी आपके ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जितने ग्रीन टेक हैं, उसमें जितने इंसेंटिव्स हम देते हैं बंद कर देंगे। इसी वजह से क्या हुआ, जो इलॉन मस्क थे उन्होंने कहा कि भाई साहब जो हमारी टेस्ला है उसको अब सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब जब सब्सिडी नहीं मिलेगी तो गलत है ये। तो इसी वजह से दोनों के दोनों अलग हुए। अब इलॉन मस्क अपनी पार्टी बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैपिटलिज्म कितनी हाइट पे है अमेरिका में। तो उस टाइम पे हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जिसके साथ हम भरोसा कर सके। तो रशिया तो नो डाउट लॉन्ग टर्म पार्टनर है ही, लेकिन चाइना जिस तरीके से अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है उस चीज़ के लिए रेलेवेंट हो जाता है कि हम भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ को फॉलो करें। हम उन कंट्रीज़ के साथ जो स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उस पर फोकस करें। गुजराल डॉक्ट्राइन को फॉलो करें। गुजराल डॉक्ट्राइन क्या कहता है, ये कहता है कि अपने से छोटों की मदद कर दो, बट उनसे एक्सपेक्ट मत करो कि आपको भी इन रिटर्न उतनी ही मदद मिलेगी। फिर हम लोग नैम को फॉलो करते हैं जो कहता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि हम पूरी तरीके से न्यूट्रल रहेंगे जियोपॉलिटिक्स में। हम किसी एक कंट्री का साथ नहीं देंगे, हम इंडिपेंडेंटली अपनी फॉरेन पॉलिसीज को बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं। तो इससे दोबारा उन्होंने कमिट किया, जो अपना स्ट्रॉन्ग एंड टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है वो चीज़ अब अच्छी हो रही है। अब देखो बांग्लादेश का भी यही हाल हो रहा है। बांग्लादेश भी अपने थोड़े ढर्रे पे चल रहे हैं, बट इवेंचुअली आप देखोगे वो भी सेम उस पर आए, क्योंकि उसे ही पता है कि चाइनीज़ तब तक है जब तक उनका इंटरेस्ट है। जहाँ चाइनीज़ का इंटरेस्ट खत्म, तुरंत का तुरंत इनका कोई वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बांग्लादेश को ये चीज़ समझनी होगी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया की, बोलते हैं ना, इंडिया का फ्रेंड बने रहना। ठीक है, चलो। इवन तो जो मुइज़ू थे, इनका नाम भी ऐसा मुइज़ू ने एक्नॉलेज भी किया कि मालदीव को टेक्निकल और रिसोर्स सपोर्ट चाहिए दूसरे नेशन से, इस वजह से हमें इंडिया का सपोर्ट ज़रूरी है। ठीक है, और इस चीज़ को जो इवन तो जनरली क्या होता है, अगर कोई रिलेशन एक कंट्री बनाती है तो उसके अपोजिशन लीडर बहुत उल्टा कहता है, अरे नहीं ये तो गलत है, अरे ऐसा है वैसा है। लेकिन यहाँ के जो अपोजिशन लीडर थे वो भी तो मुइज़ू से पहले ही प्रेसिडेंट थे ना, तो इस वजह से क्या हुआ, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इसको, कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया, हम भी तो इसी मूव पे चल रहे थे। ये भाई साहब आ करके क्या वो थे ना, पंचायत का एक डायलॉग था, दिस प्रधान जी का, हैव हर्ड दिस, छी ससुर करके। तो समहाउ इट इज़ लाइक दैट थिंग कि वो भी तो वही पहले ही बोल रहे थे दोनों लोग, बट अब ये दोबारा उसी बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए, वैसा भला हाल हो गया है। बट स्टिल ओवरऑल देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक मूव है दोनों कंट्रीज की तरफ से। ठीक है, अब देखो इश्यूज क्या है और सोल्यूशंस मैं आपको बताता हूं। अगर अर्लियर टेंशंस देखे जाएं वो क्या थे, इंडिया आउट कैंपेन थी, आपको मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ देखिए, मैं लिखता इसलिए हूं ताकि आप टेलीग्राम से अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करें तो एक बार पढ़ सको, बट स्टिल मैं एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड इससे नहीं चल रहा हूं, मैं आपको पहले ही चीज़ें समझा देता हूं। ठीक है, अब अगेन जो एक विजिट हुई है उससे कहीं ना कहीं सब्सटैंशियल एक बोलते हैं जितने भी डिफरेंसेस थे दो कंट्रीज के बीच में, उसको कहीं ना कहीं क्या है, उसका रेजोल्यूशन हमें अब मिलना स्टार्ट हो चुका है। और एक प्रॉपर तरीके से ये चीज़ मालदीव ने भी रियलाइज की है, इवन तो पॉलिटिकल रियलाइजेशन हुआ है मालदीव को कि हमें एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, तभी हम अच्छे तरीके से रिलेशंस बना पाएंगे। इसमें इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना वर्थ व्हाट वी से कि मतलब एक बड़ाई के काबिल है, वो है पेशेंस। इंडिया का जो पेशेंट एंगेजमेंट था कि हमने कंप्लीटली बोलते हैं ना बिल्कुल भी हम लोग एग्रावेट नहीं हुए, मालदीव को बुरा नहीं बोला। अगेन इंडियन सिटीजन तो दे ऑल वर लाइक नहीं नहीं मालदीव गलत है, ऐसा है वैसा, लेकिन हम कंप्लीटली ऑफिशियल लेवल पे हमने कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं दिया। हमने कहा ठीक है मालदीव अपने रास्ते पे जा रहा है, वी कंप्लीटली सपोर्ट, क्योंकि हमें ही पता था हम कर नहीं सकते उस चीज़ पे कुछ। तो ये चीज़ शो करता है इंडिया की क्या, इंडिया का जो एक डॉक्ट्राइन है गुजराल कि हम अपने छोटों की मदद करेंगे। हमने कितना मालदीव के लिए किया, हमने वो सब हाईलाइट भी नहीं किया। वी ओनली सेड कि ठीक है जो मालदीव को सही लग रहा है वो करे। तो अब जो कोलैबोरेशन है वो फोकस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सिक्योरिटी पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, राइट। अब हम समझते हैं मालदीव की हिस्ट्री क्या थी। 26 जुलाई 1965 को मालदीव को इंडिपेंडेंस मिली। जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी कब, 15 अगस्त 1947 को। इन द सेम वे मालदीव को मिली थी 26 जुलाई 1965 को। किससे मिली थी, उन्हें भी ब्रिटिशर्स। तो मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ पर भी थे। अब सवाल उठता है ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्यों थे, इंडिया में था तो उनको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे थे, स्पाइसेस मिल रहे थे, मतलब एक ब्रॉडर लेवल पे कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल था इंडिया। लेकिन मालदीव क्यों था, तो उसके पीछे जो ब्रिटिशर्स का मालदीव पे होने का पहला कारण क्या था, वहाँ पे एक गैन बेस है जो एडू एटॉल करके है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा की मिलिट्री नेवल बेस था, एयर नेवल बेस था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इस वजह से स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मालदीव पे। स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी, इंडियन ओशन के सी लेन्स को कंट्रोल करता है मालदीव, इस वजह से ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे। जियो पॉलिटिकल एज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा था।
अगर देखा जाए पहले जो एक्सेस पावर थी, सोवियत इन्फ्लुएंस था, वो चीज़ कहीं ना कहीं देखी गई कि अगर हमें एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाहिए कि इन लोगों का इन्फ्लुएंस कम हो, तो हमें ऐसी लोकेशन चाहिए होगी जहाँ से हम इंडियन ओशन को मॉनिटर भी कर सकें और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो अपनी मिलिट्री और नेवल बेस का यूज़ भी कर सकें। एक सर्विलांस हब की तरीके से काम करता है मालदीव। ये कोई इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, मैंने आपको पहले बताया, मालदीव में ऐसा नहीं है कि मालदीव में हमें कोई वहाँ पे रिसोर्स मिल रहे हैं, हमें वहाँ पे कोई रॉ मटेरियल मिल रहा है, नहीं, स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि मालदीव अगर साथ होगा तो उसके साथ हमारी बाकी इकोनॉमी जो है वो भी कहीं ना कहीं हेल्प में ही रहेगी। इससे हम फोकस कर पाएंगे अपने रिसोर्सेज को उस जहाँ पे जहाँ ज़रूरत है। नहीं तो अगर मालदीव हमारे फेवर में नहीं है, मालदीव का फेवर में ना होने का मतलब है हमारा एक दिमाग लगा रहेगा चाइनीज़ कुछ यहाँ पे आके नेवल बेस ना बना दें, तो हमारा इंफ्रा जाएगा, हमारे सर्वर लाइन से हमें बहुत सारी चीज़ें खर्चा होंगी। लेकिन अगर एक बार हमें सपोर्ट मिल गया मालदीव का, हमारे वहाँ प्रेजेंस हो गई मालदीव में, तो इट विल शो कि नहीं चलो ठीक है, मालदीव पे हमने एक एक्स अमाउंट डाला, एक्स अमाउंट डालने के बाद बस ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम अपना काम करते रहेंगे, बाकी फोकस हम अपने जो हमारी पॉलिसीज़ है उस पर फोकस करेंगे। और मालदीव की लोकेशन देखो आप जरा ध्यान से, मालदीव की लोकेशन ये रही, ठीक है, ये मालदीव है, ये छोटे छोटे आर्चिपेलागो से बना हुआ है, ठीक है। आर्चिपेलागो क्या होता है, जो छोटे छोटे आइलैंड्स एक साथ मिलके, बोलते हैं ना बहुत सारे आइलैंड्स ही एक साथ मिलके आर्चिपेलागो टाइप बना देते हैं। अब देखिए जो मालदीव है और इधर जो आप देख रहे हो वो आपका लक्षद्वीप, इन दोनों के बीच जो चैनल है जो डिवाइड करता है उसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं, ठीक है। जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को डिवाइड करता है, और 10 डिग्री चैनल जो है वो आपका अंडमान एंड निकोबार को यहाँ पे है वो डिवाइड करता है, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको दिमाग में रखनी होगी। इसी से कनेक्टेड देखिए 2014 में सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। अगर 10 डिग्री चैनल पूछ सकते हैं, क्या 8 डिग्री नहीं पूछेंगे, तो 8 डिग्री चैनल क्या है, 8 डिग्री चैनल इज दिस वन, जो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल क्या है, अब आप बताइए। 10 डिग्री चैनल इज, एक सेकेंड, हाँ, 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन आपका अंडमान एंड निकोबार, निकोबार एंड सुमात्रा नहीं, मालदीव एंड लक्षद्वीप उसके बीच में क्या, आप खुद बताइए। 8 डिग्री चैनल। सुमात्रा एंड जावा नहीं, यहाँ पे ऐसे ही डाल सकते हैं 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल डालेंगे तो किसके बीच है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ये एक ही हिस्से हैं, बट अगेन इट्स जस्ट अ डिवीजन जिसे कहा जाता है, ठीक है। पाक स्ट्रेट यहीं पे देखिए, श्रीलंका और ये इंडिया का एक है। अगर बहुत ही डीपर लेवल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मन्नार भी दिखेगा, बट अगेन अभी के लिए आपको सिंपल ध्यान क्या रखना है, वो है क्या है मालदीव की रेलेवेंस। ये मैंने स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो आपसे कनेक्ट कर दी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हमारा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस। अगेन ये आपको देख के लग रहा है बहुत छोटा है, लेकिन आप देखिए मैं इसमें कितनी चीज़ें कनेक्ट करूंगा। देखिए संडे की जो न्यूज़ होती है हिंदू की, उसमें बहुत वाइड लेवल पे आर्टिकल्स आते हैं और पढ़ के लगेगा सर ये भी इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट, ये भी, बट अगेन मैं हमेशा कहता हूँ सिलेबस हाथ में रखिए, PYQs हाथ में रखिए और फिर आप पढ़िए कौन कौन सा रेलेवेंट है। आप ना अपने आप फिल्टर लगा दोगे और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट बाय हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी रिसेंटली समिट हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें बोलते हैं ना मेन चीज़ कॉन्टेक्स्ट क्या रखा गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर फोकस किया जाए और करेंटली देखा जाए जो इंडिया की ग्लोबल स्टैचर है, ग्लोबल स्टैचर मतलब जो ग्लोबल इमेज है इंडिया की वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंप्रूव हो रही है। क्वेश्चन उठता है कैसे, हाउ। तो जब कैसे देखोगे तो हमारी सक्सेस देखो ना, हमारी सक्सेस पहली तो ये हो गई कि हमने ट्रिनिडैड टोबैगो, नामीबिया, फिर मालदीव एग्जाम्पल आ गया, हम यहाँ पे सक्सेसफुली अपने डिप्लोमेटिक टाइज को शो कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ शो कर रही है कि हमारे स्टैचर बढ़ रहा है। हमने यूके के साथ सेटा साइन किया, व्हाट इज सेटा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। इसमें क्या था, इसके अंदर हमने एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की बात की। हमारे जो पहले एक लॉज होते थे कि भैया जो डेटा है, डेटा को स्टोर करना होगा एक कंट्रीज में, हमने वो खत्म किया, हमने टैरिफ फ्री किया। करंटली जो यूएसए इतना टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, हमारी मार्केट यूएसए पे डिपेंडेंट ना रहा है, तो हमने स्विच किया, हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अफ्रीकन के साथ, कनाडा के साथ। तो ये चीज़ शो कर रही है कि हम अपने ट्रेड को बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बना रहे हैं। रिसेंटली जो चाइनीज़ सिटीजन्स थे उनके लिए हमने ओपन कर दिया कि नहीं भैया चलो ठीक है, अब टूरिस्ट, ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ से बंद हो जाएंगे। गलवान जो क्लैशेज हुआ था उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें इंपैक्ट हुई, बट सीरियसली हम लोग दोबारा उस चीज़ को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं। तो उसी हमारा ग्लोबल स्टैचर बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। ये चीज़ मैंने अभी कहा ना हाउ, तो हाउ यही है जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए। अब उस जब
आपका ग्लोबल स्टैचर बढ़ेगा तो अक्सर होता है ना, पेड़ जब ऊपर जाता है तो नीचे के जो वीड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो कभी कभी नीचे से खोखला करने लग जाते हैं। पेड़ तो पहुंच गया 100 फीट ऊपर, लेकिन अब जो नीचे पेड़ को देखना जरूरी होगा क्योंकि नीचे ही जड़ें हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ हाईलाइट हो रही है। अगर हमने अपने देश को ऊपर कर दिया और हमने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वर्सली इम्पैक्ट हो जाएंगी। तो अगेन इसमें ऑफिसर्स ने, इंटेलिजेंस, जितनी भी एजेंसी, सब ने एक साथ पार्टिसिपेट किया। मेन जो मैसेज था वो यही था कि इंडिया की जो ग्लोबल रोल है वो जब बढ़ रहा है तो उसके साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बहुत होंगे, ठीक है, 5 से 10 साल में। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो नेबरहुड में है वो भी बढ़ रहा है। एक स्ट्रैटेजिक कॉल ली गई कि भैया एक होमोजीनस टीम बननी चाहिए, सेंट्रल स्टेट एजेंसी एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करे। यूथ का इन्वॉल्वमेंट करने की बात कही। सिक्योरिटी मोटो जो था, सुरक्षा, सजगता और समन्वय की बात की गई कि हमें एक दूसरे के साथ, बोलते हैं ना, कोऑर्डिनेशन अटमोस्ट रखना होगा, अलर्टनेस, सिक्योरिटी अपनी और अच्छी बनानी होगी। ये सारे गाइडिंग प्रिंसिपल, इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं अपने एथिक्स सेक्शन में भी, और कभी आप ऐसे राइटिंग करें तो वहाँ पर भी एज इट इज़ इस लाइन को डाल सकते हैं। ड्रग्स के लिए एंटी ड्रग्स मेजर्स लेने की बात की गई कि बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे ड्रग कार्टल्स के ऊपर में। पुलिस स्टेशन को इंटेलिजेंस हब बनाया जाए, एंटी नारकोटिक्स एफर्ट लिए जाने चाहिए, जिससे पुलिस का मेन एजेंडा यही होना चाहिए कि भाई साहब जितने भी ये नारकोटिक्स के होते हैं, ड्रग्स की सप्लाई होती है, यूथ्स के बीच में वो चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोहिबिट कंप्लीटली करनी होंगी। साथ ही साथ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करें, आप नक्सलवाद की जो बात करते हैं तो वहाँ पे जितने भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनको डेवलपमेंट की बात की गई है। जितने भी डीजीपीज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सबको एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करने की बात की गई। जो स्कीम सेंटर स्टेट लेवल पे हैं उन एक दूसरे सबको कोऑर्डिनेट करके, कोऑपरेट करके, और हम एक ऐसा एजेंडा तैयार करें जिसमें हमारा मेन फोकस क्या हो। सबसे पहले ड्रग्स को ख़त्म करना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना, जो एंटी नारकोटिक्स एफर्ट्स हैं उनको और ज़्यादा मजबूत बनाना। तो ये कहीं ना कहीं क्या शो करता है, इंडिया का जो ग्लोबल स्टैचर बढ़ रहा है तो हम फोकस कर रहे हैं जो हमारे नीचे की जड़ें हैं वो हमें आगे चल के खोखला ना कर दें, राइट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोज्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, राइट। अब देखिए आर्टिकल किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, वही है ना, राइजिंग ग्लोबल एजेंडा। फिर यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है कि ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन नेबरहुड, वही सेम चीज़ यहाँ पे आ रही। क्या क्या टेंशंस हो सकते हैं एक्सटर्नल स्टेट में? क्या है एक्सटर्नल स्टेट में, ये थोड़ी बोलेंगे यूके आके हमारे नेबरहुड को वो कर रहा है, नहीं। एक्सटर्नल में मेन चीज़ हमारे नेबरहुड्स है। नेबरहुड्स में क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका भी कहीं ना कहीं है। तो अगेन ये सब निगेटिव, श्रीलंका निगेटिव नहीं, बट स्टिल हम कहीं ना कहीं स्केप्टिकल रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना, दे ऑल केम टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म, और उन्होंने यही सेम चीज़ कही, हम ट्राईलैटरल नेक्सस करेंगे। ट्राईलैटरल नेक्सस करने की बात क्या है, जिस तरीके से आपने नोटिस किया होगा बीमस्टेक है, सार्क है, तो उन्हें लगा कि नहीं हम भी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो एक दूसरे का भला करेंगे। तो तीन, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान के साथ आ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव एजेंडा क्या होगा, एजेंडा एक होगा, वो है इंडिया, राइट। तो ये चीज़ इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, एक्सटर्नल स्टेट्स हैं, वो कौन कौन से मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस को पोस्ट कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा इस बार जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, किस तरीके से चाइना ने इंडिया को एक लाइव टेस्टिंग लैब बना लिया था। चाइनीज़ के जो वेपन्स थे वो इंडिया पे टेस्ट हो रहे थे। मतलब चाइना को ट्रेनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली वेपन को सप्लाई करो पाकिस्तान को, पाकिस्तान टेस्ट करेगा इंडिया पे, चाइना दूर से देखेगा अच्छा ये वेपन काम किया, चलो इस वेपन को और प्रमोट करते हैं और इसका हम बिजनेस करेंगे और दूसरी कंट्री को सप्लाई करेंगे। ये बोल के देखिए हमारा ये एक्स वेपन पाकिस्तान ने यूज़ किया था इंडिया के खिलाफ, इतना सक्सेसफुल रहा, आप भी खरीदिए। आप समझो लैब बना रखा है चाइना ने। तो अब देखते हैं मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस हैं क्या क्या। अगर हम नोटिस करेंगे, पहला तो है एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स, प्रॉक्सी टेररिज्म। प्रॉक्सी टेररिज्म मतलब क्या है, चाइना ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को प्रॉक्सी तो बना रखा है। देखो हो क्या रहा है, चाइना ने पाकिस्तान को प्रॉक्सी बनाया, पाकिस्तान ने जो वहाँ के लोकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अलकायदा हो गया, मुजाहिदीन हो गया, उनको प्रॉक्सी बनाया।
राइट। तो ऑफिशियली कोई काम कर रहा है नहीं, ऑफिशियली कोई नहीं हो रहा है, चाइनीज गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट अपना हाथ एकदम साफ कर रही है, लेकिन मेन काम ये लोग कर रहे हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? सपोर्ट एकदम पीछे से आ रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो प्रॉक्सी टेररिज्म होता है ये इंटरनल पीस को बहुत ही डिस्टेबलाइज करता है। साइबर वॉरफेयर ये भी एक कहीं ना बहुत बड़ा एक बोलते हैं चैलेंज है इंडिया के लिए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कितनी मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब आप बिलीव करोगे जब सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था, अगर आपने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पूरी तरीके से बंद हो गया था, पाकिस्तान वालों ने इंडिया बंद कर दिया था, लेकिन अगर आप वीपीएन को कनेक्ट करोगे, देखोगे वहां पे पाकिस्तान में अपना चल रहे हैं कि हमने इतना सब कुछ कर दिया। वहां का जो कौन डिफेंस मिनिस्टर है वो बंदा कह रहा है कि नहीं देखिए सोशल मीडिया पे चेक करो, हमने इतने फाइटर जेट उड़ा दिए। आप समझ रहे हैं कितने बड़े लेवल पे मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है। तो इंडिया भी इस चीज से बहुत ज्यादा ग्रस्त है, नो डाउट, वी नीड टू एक्सेप्ट। हम सिर्फ अपनी बड़ाई करते रहे तो सबसे गलत कौन है? हम खुद हैं। हमें सबसे पहले क्या समझना होगा? इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। क्या? इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि आखिर हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। हम दूसरे पर उंगली उठाने में सबसे आगे नहीं, ये लो, हमें खुद को कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन को। अगर कहीं कुछ हो रहा है, वी आर द फर्स्ट पर्सन, हाँ हाँ चलो व्हाट्सएप पे इसको फॉरवर्ड कर दो, बिना ऑथेंटिसिटी उसको जाने हुए वो इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही है, उस वो बोलते हैं ना इन्फ्लुएंस किस तरीके से, रिलीजियसली इंक्लाइंड है या फिर वो किसी कास्ट की तरफ इंक्लाइंड है, बस हमें क्या होता है वो हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से है तो यस, नहीं है तो नो, अगर सही है तो एकदम एक्सट्रीम बोलेंगे, नहीं है तो पूरा गलत कर देंगे। तो ये सारे एक सही साइन नहीं है हमारी खुद की इंडिया के लिए। तो एक सिविक सेंस तो बहुत रिलेवेंट है, साथ ही साथ हमें इंफॉर्मेशन का यूज, और इंफॉर्मेशन में आता है डेटा का यूज करना हमें पता होना चाहिए। अब जब डेटा आ रहा है तो वहां पे आपके दिमाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना चाहिए। 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होने जा रही है जिसको इंडिया होस्ट कर रहा है, तो वहां पे डेटा गवर्नेंस लॉ के ऊपर बहुत अच्छे से बात करने की बात की है किसने? इंडिया ने। ठीक है, तो ये सारे क्या है? एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स के जो, अगेन ये तो मैंने आपको इंटरनली बता दिया, बट ये स्टेट एक्सटर्नल स्टेट की बात है। अब एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नार्को ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग, ये सब क्या है? बहुत ही बेसिक लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं आपको समझा क्या रहा हूँ? मैं आपको समझा रहा हूँ इस आर्टिकल से कैसे आप की पॉइंट्स निकाल के इस क्वेश्चन में डाल सकते हैं। मेजर्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? पहली बात तो इंस्टीट्यूशनल मेजर में देखा जाए तो वही चीज जो अभी आर्टिकल में डिस्कस हुई थी, आपने नोटिस किया ना, क्या कहा गया? हमें क्या करना है? एक होमोजीनियस टीम बनानी होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी होगी, पुलिस स्टेशन को एम्पावर करना होगा। देखिए क्या है वहां पे एज इट इज, देखिए वही तो लिखा है, पुलिस स्टेशन, ये सब क्या है? इसी चीज को मैंने आंसर में आपके लिए डाला है, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी मेजर क्या है? एआई, बिग डेटा को हमें अच्छे से पुलिसिंग में, साइबर डिफेंस में यूज करना होगा। हमें जो एक्स्ट्राडिशन मैकेनिज्म उसको हमें और टाइट करना पड़ेगा ताकि टेरर ऑफेंडर्स जो हैं वो भाग ना सके इंडिया से। हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी लॉज को अपडेट करना होगा जिससे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाएं, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कॉपीराइट का है, अभी भी हम कॉपीराइट एक्ट के द्वारा वो हो रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी कंट्री देखें तो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक अलग लॉज बनना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे यूएसए कहता है कि भाई साहब अगर कोई भी मटेरियल पेटेंटेड है, अगर वो इलीगल तरीके से नहीं मतलब एक्वायर किया गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आपका, आप ये कह सकते हो कि उसको हम न्यूरल नेटवर्क में ट्रेनिंग के लिए दे सकते हैं। मतलब कोई भी डेटा अगर इलीगल नहीं है तो उस डेटा का यूज किया जा सकता है ट्रेन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ठीक है, तो ये चीज़ इंडिया में अभी नहीं है जो कि रिक्वायर्ड है एक मेजर के तरीके से। अगर देखा जाए डेवलपमेंट एंड सोसाइटल मेजर्स क्या है? ग्रास रूट इंप्लीमेंटेशन, कम्युनिटी पुलिसिंग अवेयरनेस, डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम, यूथ को जितने एंगेजमेंट होते हैं इनिशिएटिव्स के उसमें इंक्लूड करना। जैसे रिसेंटली जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, हम लोगों ने क्या किया था, जितना हमारे जो होम गार्ड्स होते थे, ठीक है, लोकल लेवल पे जितने भी हाउस होल्ड, उनको एक बोलते हैं ना प्रॉपर तरीके से हम लोग ट्रेन करना स्टार्ट कर दिए थे कि हाँ अगर कभी भी अटैक होता है तो हमें किस तरीके से रिजर्व रहना है, मॉक ड्रिल्स हम करा रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें शो करता है कि इंडिया कितनी सीरियसली अपने जो उसका मेन गोल क्या है, इंडिया को एक डेवलप नेशन बनाना, उसकी तरफ किस तरीके से काम कर रहा है। आप अगेन उसका कंक्लूजन हमेशा ध्यान रखिए, मैं आंसर जो आपको समझाऊंगा, मैं आई एम प्लानिंग कि मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज भी लाऊं जहां पे मैं क्वेश्चन लूं और क्वेश्चन का आंसर्स मैं बहुत ही होलिस्टिकली समझाऊं। तो कंक्लूजन में हमेशा ध्यान रखिए कि आपने बॉडी में जो लिखा है फिर इंट्रोडक्शन में क्यों लिखा है, उन दोनों को सम अप करना है।
तो आपने नोटिस किया आपने बॉडी में क्या लिखा है, बॉडी में आपने पहली चीज़ लिखी है वो है चैलेंजेस क्या है। तो आप लिखिए कि हमारा जो चैलेंजेस है, कंक्लूजन शुड ऑलवेज मीन कि आपका ऊपर के सारे हिस्सों को कंक्लूड कर रहे हो आप। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, इंट्रोडक्शन को लेकर के आओ कि एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच की ज़रूरत है। क्यों, ये सब क्या है, ये तो सोल्यूशन है। किस लिए मल्टी लेयर्ड अप्रोच की ज़रूरत है, जिससे हम जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको टैकल कर सकें। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये सुरक्षा सजगता वाली जो लाइन है वो डाल करके इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू राइट एन आंसर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा नासा इसरो की जो निसार सैटेलाइट है उसमें स्पेशल क्या है। आपको ऑलरेडी बता दिया था, नासा इसरो के बीच में एक डील हुई जिसमें वर्ल्ड की पहली ऐसी सैटेलाइट जो कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में डाली गई। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है, मान लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, तो सैटेलाइट है वो इस डायरेक्शन में टॉप टू बॉटम ऐसे जाएगी, लेकिन जो इक्वेटर होता है वो ऐसे होता है। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं वो यहाँ पे होती हैं इक्वेटर के साथ, ठीक है। मतलब अभी के लिए यही समझो आप, उनकी पोजीशन जो होती है वो स्टैटिक होती है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होती है, अभी के लिए सिर्फ 2 ऑर्बिट समझाऊंगा, एक जियो सिंक्रोनस, एक होता है सन सिंक्रोनस। तो जो जियो सिंक्रोनस होता है वो एक जहां लोकेशन पे रहती है। मान लो अगर आज आपको सैटेलाइट, आप दिल्ली में हो, आपको दिल्ली पे एक सैटेलाइट दिख रही है, तो 24/7 आपको वहीं पे दिखेगी, ठीक है। लेकिन अगर वही आप दिल्ली पे हो और वो सैटेलाइट एक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, तो अगर आपको 11 बजे दिल्ली में दिखा है तो 12 बजे वो सैटेलाइट नहीं दिखेगी, अगले दिन फिर घूम के 11 बजे आपको सैटेलाइट यहाँ पे दिखेगी। दिस शोज कि ये ऑर्बिट जो होती है चेंज होती रहती है। चेंज इन द सेंस कि ये सेम लोकेशन पे सेम टाइम पे अगले दिन आपको मिलेगी, कहीं उसके बाद नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, ये टॉप टू बॉटम ऐसे सर्कुलेट ऑर्बिट में सर्कुलेट करती है। तो जो हमारी ये निसार इसरो निसार सैटेलाइट है, ये कौन से ऑर्बिट में है, ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, ठीक है। इसका जो लॉन्च हुआ था, लॉन्च कहीं ना कहीं ये बहुत ही, अगेन लॉन्च अभी शेड्यूल भी हो रखा है, ये चीज़ शो करेगी कि किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। किसमें, इसमें 2 फ्रीक्वेंसीज डाली गई, एक एल बैंड है, एक एस बैंड है। जो एल बैंड है ये, इसको हम कहते हैं लॉन्ग वेव, ठीक है। ये किसका है, ये नासा का है। जो एस बैंड है ये शॉर्ट वेव के लिए यूज होता है जनरली। अब ये जो आपका एल बैंड है, एल बैंड का यूज क्या होगा, मान लो एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट में 2 फीचर है, एक एल रडार लगा, एक एस रडार लगा है। तो जो एल रडार होगा, ये जितने भी बड़े बड़े फॉरेस्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर डीपली पेनिट्रेट कर जाएगी ये वेव और हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे देगी। और ये जो एस बैंड इसरो का लगा है, ये सरफेस लेयर पे जितनी भी चीज़ें हैं उसको, उसकी प्रॉपर इमेजिंग करेगी। तो दोनों का इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, हम क्लाइमेट मॉनिटरिंग में यूज़ कर सकते हैं, वेदरिंग में यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी जो नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं उसमें नोटिस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो ये मैंने प्रॉपरली समझा दिया था। आप एक बार 2 से 3 दिन पहले का आर्टिकल आप देखिए, सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के आप पीडीएफ भी देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी उसकी इतनी डिटेल में जाने का कोई पॉइंट नहीं। 30 जुलाई को फिर से इसके ऊपर न्यूज़ आएगी, तब मैं दोबारा इसको डिटेल में लेके जाऊंगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर सकते हैं। डू हिट द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। थैंक यू।